दिल्ली में अगर हम राजनीति देखें तो जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो वहां पे बीजेपी का वोट लेकर नहीं आई, वो बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का वोट लेकर आई थी। इसी तरह से अगर चंद्रशेखर रावण जी या कोई अन्य व्यक्ति जो है पार्टी बनाता है तो निसंदेह बनाइए पार्टी, लेकिन बहुजन समाज के वोट बिखेर कर नहीं। आपके पास पूरा एसटी समाज पड़ा है, ओबीसी समाज पड़ा है, उसको कैडराइज कीजिए, कुछ मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद जो परिणाम आएंगे वो आपकी राजनीतिक सत्ता का सुखापू देंगे। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कभी एमएलए और एमपी बनने की जिद नहीं ठानी, बल्कि इस समाज को एमएलए और एमपी और संसद में पहुंचाने की जिद ठानी। इसीलिए वो एक ऐसी व्यवस्था इस समाज को दे पाए। तो आज जो मैं जिस बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहा हूं उसको ये त्याग करना पड़ेगा, उसको ये समर्पण दिखाना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे बनाना है। जब ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है बनाने की प्रक्रिया में आएगा और बनाने की प्रक्रिया को इंप्लीमेंट करने के लिए व्यवस्था का निर्माण कर लेगा तो निसंदेह इस समाज को जो है राजनीतिक सत्ता का सुख भी मिलेगा और तमाम समस्याओं से निजात भी मिलेगा। अगर साहब मानवर कांसीराम जी को कुछ समय और मिला होता तो निसंदेह जो है इस देश में आपको एक बड़ा सामाजिक आंदोलन के बाद जो है एक धार्मिक आंदोलन भी देखने को मिला होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है बहुजन समाज का कि इससे पहले ही मान्यवर साहब कांसीराम जी हमारे बीच चले गए, जो कि धार्मिक आंदोलन में वह सामाजिक आंदोलन जो है परिणत नहीं हो पाया। और उन धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के अभाव में आज जो है बहुजन समाज पका पकाया खा तो रहा है और मोटी मोटी सोच बना के चल रहा है, लेकिन अपनी गैर राजनीतिक जड़ों पर कहीं भी काम नहीं कर पा रहा है। अभी तक हम जो है अपने पूर्वजों का किया हुआ जो है उसी को खा रहे हैं, नया कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ के साथ धर्मदर्शी बुद्धविहार ताजपुर पहाड़ी पे मौजूद है। यहाँ पे एक कैडर दिया गया है लोगों को ये समझाने के लिए कि कौन सा धर्म किस तरफ जा रहा है। और अभी जो आप देख रहे होंगे आज की राजनीतिक दौर में कि सभी हिंदूवादी ताकतें एकत्रित हो रही हैं और हावी हो रही हैं मूंछ रखाने पर, घोड़ी चढ़ने पर। और अगर कोई स्कूल जाता है तो ऐसे लोगों को जो है खत्म करने के लिए जो प्लान जो बनाया जा रहा है, अभी नए संसद भवन का निर्माण किया गया उस पर भी जहां पर राजदंड की स्थापना की गई है, संविधान कितना तरक्की कर रहा है या कितना डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आज की राजनीतिक दौर में, इस पर हम जो है इस सारे विषयों को छोड़ भी दें अगर और धर्म की चर्चा भी करें और यह जानने की कोशिश करें कि आज के दौर में हमारा समाज किस तरफ ज्यादा जा रहा है और क्या मनवाद हावी हो रहा है अभी भी हमारे समाज पे, या हमारा समाज मनवाद को छोड़ चुका है या कितना अग्रसर हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी और नीलम बौद्ध जी भी यहाँ पे हैं। अभी हम बात करेंगे जय भीम प्रकाश जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के जो वातावरण जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, राजनीतिक जो चल रही है उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जी नमस्कार सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी दर्शकों को। और जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है बहुजन समाज के संदर्भ में जो माहौल चल रहा है तो बहुजन समाज बहुत तमाम तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। सामाजिक समस्याएं उसके हैं, आर्थिक समस्या है, धार्मिक समस्या तो उसकी बनी हुई है। तो तमाम समस्याओं का जो वो एकमात्र जो सोल्यूशन देख रहा है वो राजनीति में देख रहा है, इसीलिए राजनीति ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। जबकि जो बाबा साहेब का जो स्टेटमेंट था कि राजनीतिक सत्ता ही सभी समस्याओं की चाबी है, मूल है, तो उसी स्टेटमेंट को जो है लेकर वो आगे चल रहा है और उसके अलावा सब कुछ भूल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कुछ और भी कहा था, उसको कोई भी समझ नहीं पा रहा है, जिसको कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अच्छी तरह समझा कि अगर राजनीति करनी है, राजनीतिक सत्ता को हासिल करना है तो उसके लिए भी बाबा साहब ने कुछ कहा है कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। अगर हमारी जो है गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो हम राजनीतिक सत्ता कभी हासिल नहीं कर सकेंगे, या हमने हासिल ये कारण कर भी ली तो ज्यादा स्थायी नहीं रह पाएगी। अगर हमें स्थायी तौर पर गैर राजनीतिक सत्ता चाहिए और अगर अपनी समस्याओं का स्थायी तौर पर निदान करना है तो हमें जो है जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं वो मजबूत करनी पड़ेंगी। और गैर राजनीतिक जड़ें जो हैं वो हैं सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में। तो मान्यवर कांसीराम जी ने इस बात को अच्छी तरह समझा और समझने के बाद जो है एक अभियान चलाया कि धार्मिक माहौल नहीं था धार्मिक आंदोलन का, तो उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया और धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि वहां पर तैयार की। अगर साहब मानवर कांसीराम जी को कुछ समय और मिला होता तो निसंदेह जो है इस देश में आपको एक बड़ा सामाजिक आंदोलन के बाद जो है एक धार्मिक आंदोलन भी देखने को मिला होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है बहुजन समाज का कि इससे पहले ही मान्यवर साहब कांसीराम जी हमारे बीच चले गए, जो कि धार्मिक आंदोलन में वह सामाजिक आंदोलन जो है परिणत नहीं हो पाया। और उन धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के अभाव में आज जो है बहुजन समाज पका पकाया खा तो रहा है
और मोटी मोटी सोच बना के चल रहा है, लेकिन अपनी गैर राजनीतिक जड़ों पर कहीं भी काम नहीं कर पा रहा है। अभी तक हम जो है अपने पूर्वजों का किया हुआ जो है उसी को खा रहे हैं, नया कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज के जो दौर में जहां पे आपने राजनीतिक और सामाजिक जो आंदोलनों की बात कर रहे हैं और या गैर राजनीतिक आंदोलन की बात करें, तो क्या लग रहा है कि हमारा समाज क्या एकत्रित हो पा रहा है, इकट्ठा हो पा रहा है, या इसको में फूट डालने के लिए जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं या इस पर सक्सेसफुली रह रहे हैं? देखिए, संगठन तो लाखों हैं हमारे समाज के, लेकिन आज जो है संगठन की व्यवस्था से काम नहीं चल रहा है आपका, क्योंकि संगठन में अलग प्रक्रिया होती है, वहां पे पद होते हैं, लोभ होता है, लालच होता है तमाम तरह का। लेकिन आज जो एक व्यवस्था की जरूरत है वो व्यवस्था है संघ की व्यवस्था, जो कि पूर्व में अगर हम देखें बुद्ध के समय चलती आ रही है। शाक्य संघ हुआ करता था, उसके बाद बुद्ध का अपना जो है भिक्खु संघ हुआ, तो वो उस व्यवस्था की आज जरूरत है। आज का जो बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके कंधों पर इस व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है इस समाज का कि वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है और बहुजन समाज की समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहा है, उसके लिए कुछ रूपरेखा नहीं तय करवा रहा है, उस व्यवस्था का वह निर्माण नहीं कर पा रहा है। हमारे सामने जो दुश्मन है उसने अपनी जो व्यवस्था है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पर जो है उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना 1924 में की थी। उसके बाद आरएसएस की स्थापना उसी तर्ज पे हुई, लेकिन वो कामयाब हो गए क्योंकि उन्होंने जो है वो त्याग बलिदान जो जरूरी था वो किया। इसलिए उनका जो संघ था उसका अच्छी तरह निर्माण हुआ और वो आज भी काम कर रहा है और 2014 में जो है वो पूर्ण बहुमत से जो सत्ता में आ गए। इसीलिए आज जो है भारत में जो बहुजन समाज वर्ग है उसका जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको ये चाहिए कि वो एक संघीय व्यवस्था का निर्माण करे। वकील साहब, मैं आपको रोकूंगा और ये चाह रहा हूं मैं पूछना आपसे, या मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूं कि आज के दौर में जो हमारा बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है वो एक छोटे छोटे संगठन बना के, छोटे छोटे घटक बना के अपने आप का प्रचार प्रसार करने में लग गए हैं। वो समाज का भला करने की बजाय, वो समाज को आगे ले जाने की बजाय वो केवल अपने आप को बड़ा करने में लगे। तो क्या इससे क्या समाज आगे बढ़ पाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि जो व्यक्ति छोटे लक्ष्यों के पीछे भागता है वो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता, या यूं कहें कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे लक्ष्यों को, छोटी मंजिलों को साइड में छोड़ना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन ये हमारा जो समाज है थोड़ा सा लोभ लालच ज्यादा है और किसी को एमएलए बनना है, किसी को सांसद बनना है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री किसी को बनाने की जिद नहीं है। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कभी एमएलए और एमपी बनने की जिद नहीं ठानी, बल्कि इस समाज को एमएलए और एमपी और संसद में पहुंचाने की जिद ठानी। इसीलिए वो एक ऐसी व्यवस्था इस समाज को दे पाए। तो आज जो मैं जिस बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहा हूँ उसको ये त्याग करना पड़ेगा, उसको ये समर्पण दिखाना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे बनाना है। जब ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है बनाने की प्रक्रिया में आएगा और बनाने की प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यवस्था का निर्माण कर लेगा तो निसंदेह इस समाज को जो है राजनीतिक सत्ता का सुख भी मिलेगा और तमाम समस्याओं से निजात भी मिलेगी। मैं आपको कुछ नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, बिना नाम बताए मैं कह रहा हूँ कि जेएनयू के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जेएनयू के निकले हुए जो हैं और एडवोकेट लेवल के भी लोग हैं, उन्होंने जब वो समाज उनको जानता नहीं था तब उन्होंने समाज को निरीक्षण करने का, प्रतिनिधित्व करने का काम किया। लेकिन जब लोग उनको समझने लगा, जानने लगा, मानने लगा और बुलाने लगा, तब वो अपने आप को एक राजनीतिक दल में बदल दिया। बहुजन समाज पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी थी। इसके अलावा अभी चंद्रशेखर रावत जी ने भी एक राजनीतिक पार्टियां बनाई है और छोटी छोटी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं। अगर इस तरीके से हमारे ही समाज के जो बड़े लोग बन जाते हैं या जिनकी पहचान बड़ी हो जाती है वो छोटे छोटे संगठन बना के अगर काम करेंगे तो क्या राजनीतिक सुख जो अभी तक हमने भोगा है क्या वो आगे भोग पाएंगे? देखिए, राजनीतिक संगठन जो है जितने ज्यादा बने उतना बढ़िया है, लेकिन वो तब बढ़िया है जब आपका वोट तो बिखरे नहीं, बल्कि जो दुश्मन का वोट, दुश्मन के पास जो हमारा वोट है हम उसको लाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन आज समस्या ये है कि जो भी राजनीतिक दल बनाता है वो सबसे पहले जो है जो ऑलरेडी कैडराइज्ड हैं, जो ऑलरेडी समझ चुके हैं, उन्हीं के पास जो है वोट मांगने आता है, जबकि उन्हें चाहिए कि उसको छोड़ दे और जो हमारा समाज का वोट जो है जो किसी न किसी वजह से दूसरे खेमे में जा रखा है उसको वहां से घर वापसी कराए और अपने पास ले आए। अगर आज जो है 14-15% वोट, 20% वोट जो है बीएसपी के पास है तो उसको छोड़ दीजिए आप जो है। उसके अलावा जो वोट है हमारा तो 85% वोट है ना, आप 85% निकाल लगाइए। देखिए कहाँ पर एसटी समाज जो है वो हिंदुत्व के आधार पर, कहाँ पर ओबीसी समाज जो है हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी में जा रहा है या अन्य किसी दल में जा रहा है। आप उसको फोकस कीजिए, आप उसके लिए समीकरण तैयार कीजिए, तो जितने भी दल बनेंगे कोई बुराई नहीं होगी।
मनुवादियों के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्हें इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो जो वहाँ पे उनका जो अगर बीजेपी का वोट है तो आप उसको बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे कभी भी जो है। अगर दिल्ली में अगर हम राजनीति देखें तो जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो वहां पे बीजेपी का वोट लेकर नहीं आई, वो बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का वोट लेकर आई थी। इसी तरह से अगर चंद्रशेखर रावण जी या कोई अन्य व्यक्ति जो है पार्टी बनाता है तो निसंदेह बनाई है पार्टी, लेकिन बहुजन समाज के वोट को बिखेर कर नहीं, बल्कि अपना एक वजूद इकट्ठा करके, अपना जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उसको वजूद करके, आपके पास पूरा एसटी समाज पड़ा है, ओबीसी समाज पड़ा है, उसको कैडराइज कीजिए, कुछ मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद जो परिणाम आएंगे वो आपकी राजनीतिक सत्ता का सुख आपको देंगे। चलिए, आपने ये सारे राजनीतिक जो सवालों पे आपने जवाब दिया, लोग दर्शक समझ गए होंगे। अब आपने यहाँ पे आके जो लोगों को समझाने की कोशिश की, ताजपुर पहाड़ी बदरपुर में आके आप इतनी दूर से आए, इतना समय आपने लगाया, आपको क्या लग रहा है यहाँ के लोगों ने आपको सुना, कितना समझ पाए, यहाँ की जो महिला आई कितना समझ पाई आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब मैं बोल रहा था, नीलम जी बोल रही थी, तो मुझे दिखाई दे रहा था कि सभी लोग बड़े ध्यान सुन रहे हैं। हालांकि जो यहाँ का जो माहौल था बहुत ही उमस भरा था, बहुत गर्मी थी, लेकिन उसके बाद मैं ताज्जुब कर रहा था कि इतने मतलब इनके अंदर जिज्ञासा है यहाँ के लोगों में जो है, ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं। जब समस्याएं होती हैं तो लोग जो है अपना समाधान चाहते हैं और वो किसी न किसी तरफ देखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो है शायद हमारे को कुछ समस्या का निदान देने आया है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि उन्होंने न केवल हमें बुलाया बल्कि यहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सुनने का भी काम किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सुना है उसको समझ में भी आया होगा और उसको जो है अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके जो है संगठित होने का कार्य करेंगे और संगठन के माध्यम से अपनी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने अपनी बात रखी राजनीतिक दल पे। आपने अलग अलग जगह पे आपने इनको हमेशा यूट्यूब चैनलों पर भी सुनते होंगे और आप इन पे मोटिवेशन होते होंगे। जब ये बोलते हैं तो लोग कन्वेंस हो जाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आप जब भी इनके यूट्यूब चैनल, नीलम बहुत जो यूट्यूब चैनल है, नीलम जी भी इनका इंटरव्यू बहुत लेती रहती है और ये समाज तक इनकी बात को रखती रहती है, ताकि लोग जो जहाँ पे दूर दराज इलाके हैं, जो गाँव क्षेत्र के इलाके जहाँ पे ये लोगों ऐसे लोग जो पहुंच नहीं पाते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर इनकी बात को सुन के अगर सजग और सतर्क हो जाते हैं और ऐसे लोगों के पास अपनी एक पहचान बन जाती है, तो आप सब लोग इन लोगों को अगर सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही रूप से आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों बहुत जल्दी ही हमारे समाज में इतनी जागरूकता आ जाएगी और हमारा समाज जागरूक हो जाएगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने का प्रयास करेगा। नमस्कार।